वॉइस आ रही है? रिकॉर्डिंग शुरू कर दिया? ठीक है, चलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। अभी तक की तैयारी कैसी चल रही है? चलिए ठीक है। अभी तक की तैयारी में जो सीखे वो कर सकते हो? न्यूमेरिकल दूंगा, बना सकते हो? बहुत जल्दी आप लोगों का टेस्ट करेंगे और वो आज तो हम मोल कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं। तो आज मोल क्या है, मोल क्या है आपको क्लियर हो चुका है। मोल कॉन्सेप्ट क्या है और मोल की परिभाषाएं क्या होती हैं, तो इनके बारे में, यानी वैज्ञानिक परिभाषा क्या होगी मोल की। ऐसे तो बोलना आसान है कि मोल एक निश्चित संख्या है, ठीक है, मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है, ये बोलना आसान है, पर इसके बाद भी इस मोल को हम कैसे परिभाषित करेंगे इसके बारे में बात करेंगे। आज की क्लास थोड़ी मजेदार है। मजेदार बोलना चाहिए कि जो पढ़े हो वही चीज आगे आएगा और उन्हीं चीजों से आपको इन बातों को समझना है। पहली बात तो समझो कि मोल संकल्पना से आपको क्या मतलब होगा। मैं यहां पर सबसे पहली बात कहूंगा, मोल को आपने किस तरह परिभाषित किया है। मोल को परिभाषित करते समय कुछ बातें कहा है आपने। मोल पदार्थ की मात्रा की इकाई है, हमने ये कहा था। मोल क्या है? एसआई यूनिट है किसकी? पदार्थ की मात्रा की। ठीक, तो ये बात तो क्लियर है कि एक निश्चित मात्रा है, क्योंकि हम पदार्थ की मात्रा की आप यहां पर बात करें तो एक निश्चित कणों की संख्या को बता सकते हैं। मैं अगर कहता हूं कि मेरे पास सोडियम है 5 मोल, तो आपके दिमाग में एक चीज आता है कि सोडियम में परमाणुओं की संख्या 5 इंटू एवोगैड्रो नंबर के बराबर होगी। ये मतलब है, एवोगैड्रो नंबर समझते हो क्या है? क्या है? 6.022 इंटू 10⁻23। मैं 6.023 क्यों नहीं कहता, इसका रीज़न है कि छोटे छोटे कैलकुलेशन में परेशान करता है, तो इससे अच्छा है कि 2 कहते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाता है। ठीक है, वैसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती किसी मामले में भी। दूसरी बात है कि मोल के बारे में एक बात हमने जाना है कि मोल एक निश्चित मात्रा को या निश्चित संख्या को कहते हैं। मोल एक निश्चित संख्या को दर्शाता है या निश्चित मात्रा को दर्शाता है कि हर एक पदार्थ की मोल अगर पता है तो एक मात्रा को ही दर्शा रहा है कि इसमें अगर 5 मोल 6 मोल अगर बात करूं तो 5 मोल कह रहा हूं तो 5 मोल में कम कण होंगे, और 6 मोल कहता तो 6 मोल में कण ज्यादा होंगे। सीधी सी मतलब है। तो वहां पर परमाणु या अणुओं या आयन की संख्याओं को निर्धारित किया जा सकता है। फिर मैं बात करूं यहां पे मोल का संबंध किस किस से है। मोल का संबंध द्रव्यमान से है, कणों की संख्या से है, यस, और गैस के आयतन से है। ये बात तो क्लियर है आप लोगों को? चूंकि इन तीन चीजों से संबंध है, इसलिए हम 3 चीजों से रिलेटेड हम फॉर्मूले भी लिखते हैं, है ना। जैसे मोल का संबंध किससे है? W से है, तो W/m है। मोल का संबंध किससे है? कणों की संख्या से है, तो कणों की संख्या बटा एवोगैड्रो संख्या। और मोल का जो संबंध है गैस का आयतन से, आयतन 22.4। ये कुछ बातें हैं जो आपको हमेशा हमेशा के लिए याद रखना चाहिए। ये क्लियर हो गया यहां तक? अब कुछ बातें और मोल से संबंधित कुछ बातों की तरफ जाऊं तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। मोल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करता हूं। मोल कॉन्सेप्ट क्या, मोल संकल्पना जिसको कहते हैं, ये क्या होगा? पहली बात तो ये होगी, आपने कहा था कि N = W/m, ठीक है। ये एक परिभाषा को जन्म देगा। क्या? यदि हम ये मान लेते हैं एक मोल के बारे में, एक मोल क्या है, यानी एक मोल क्या है, कि जब किसी भी चीज के बारे में बात करते हैं तो पूछा जाता है कि भाई ये क्या चीज है, तो उसका मतलब होता है उसके एक से संबंधित है। भाई मैंने कहा अगर मोल से बात करते, जैसे दर्जन क्या है पूछोगे, मैं क्या बता पाऊंगा जब तक मैं 1 दर्जन के बारे में नहीं जानूंगा। मैं बोलूंगा 5 दर्जन 60 को पीस को कहते हैं, तो ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं होगी। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे ये समझना है कि 1 दर्जन क्या होता है। इसलिए किसी भी चीज के बारे में बात करते समय, किसी भी यूनिट के बारे में बात करते समय उसके एक से संबंधित बात स्टार्ट करेंगे, तो हम उसके कितनों भी मल्टीप्लाई करें उनको परिभाषित कर सकते हैं। फिलहाल हम देखें, यदि मैं ये मान लूं कि एक मोल से संबंधित बात कहूं तो मेरे पास क्या मिलने वाला है? N = 1, तो क्या हो जाएगा? 1 बराबर क्या होगा? W/m होगा। इसका अर्थ निकलता है कि W = क्या होगा? 1 × m, यानी कि m। यही अर्थ निकला। इसका सीधा सा मतलब है कि एक मोल पदार्थ, एक मोल पदार्थ जो है उसके अणुभार के बराबर होता है। ये क्लियर हो गया? देख लीजिए, एक मोल क्या है? उसके अणुभार के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं आपसे बोलूं कि
मेरे पास सोडियम है, सोडियम का 1 मोल क्या होगा? तो सीधा सा मतलब क्या है उसके, अब यहां पर सोडियम तो तत्व है तो उसका परमाणु भार होता है, यौगिक है तो अणुभार होता है। यौगिक है, मान लेते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड है, का 1 मोल क्या है? अगर ये प्रश्न आता है आपके पास कि 1 मोल क्या है, अब कैलकुलेशन तो आपको आता ही है, उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन उसका अर्थ समझना जरूरी है क्योंकि उसके हम परिभाषित अर्थ क्या होगा। तो चलो, क्या सोडियम का 1 मोल का क्या मतलब हुआ? उसके परमाणु भार के बराबर होगा, है ना? यही मतलब हुआ। क्यों? क्योंकि n = 1, और इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना होगा कि कितना द्रव्यमान क्या होगा, ये कैलकुलेट करना होगा। तो उसका परमाणु भार कितना होता है? 23, तो 23 के बराबर ही होगा ना इसका मोल, 1 मोल बोलो। तो द्रव्यमान कितना होगा? 23 ग्राम होगा बोलो। तो क्या बोला मैंने, क्यों ऐसा होगा? क्योंकि देखिए यहीं पर एक अर्थ निकलता है कि अणुभार जो होता है एक्चुअली 1 मोल का भार है, 1 मोल का भार उसका अणुभार है। जैसे यहां पर इसका अणुभार कितना होगा? अणुभार इसका होता है 44, ठीक है। और 1 मोल कितना होगा हमारे पास ये सवाल है, तो द्रव्यमान में कितना होगा? द्रव्यमान में 44 ग्राम होगा। बोलो 44/44 1 ही मोल तो हुआ क्या? हाँ, 23/23 23 1 ही मोल तो हुआ क्या? तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये कहने की क्या कोशिश कर रहा है। कहने की कोशिश कर रहा है कि हम द्रव्यमान इसका 1 मोल कितने को कहेंगे, किसी पदार्थ के 1 मोल कितने को कहेंगे? उसके अणुभार के बराबर को कहेंगे। क्लियर हो गया? 1 मोल पदार्थ के उसके अणुभार के बराबर होता है, यही मैंने बोला। 1 मोल किसको कहेंगे? उसके अणुभार के द्रव्यमान के बराबर को कहेंगे, ठीक है। यानी किसी पदार्थ का 1 मोल कितना हुआ? सोडियम का 1 मोल कितना हुआ? 23 ग्राम होगा। बोलो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कितना होगा? उसका अणुभार के बराबर होगा। अगर मैं यहां पर कहता हूं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है बेटा? 16, तो 16 दूनी 32, अणुभार कितना होगा इसके लिए? अणुभार 32 होगा, 16 दूनी 32, है ना। तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन का 1 मोल कितना होगा, तो क्या बोलोगे? 32 ग्राम। अब बात समझ में आ रही है? यही है कॉन्सेप्ट, इसी को कहते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मतलब मोल जो हम पढ़ रहे हैं उसका क्या संकल्पना है, उसकी क्या धारणाएं हैं, उसकी क्या सोच है, उसकी क्या समझ है। समझ रहे हो ना? मोल संकल्पना का यह मतलब होता है। तो हमने जो 3 फॉर्मूला लिखा है वो मोल संकल्पना से आया हुआ है, ठीक है। तो चलते हैं, ये बात तो क्लियर है, इसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीजें आप जानते हैं। यहां पे बात हो गई। तो मोल संकल्पना का मतलब क्या हुआ? उसके परमाणु भार या अणुभार के बराबर द्रव्यमान को हम 1 मोल कहते हैं। सही है? क्या बोले? उसके परमाणु भार या अणुभार के बराबर को हम 1 मोल कहते हैं। अगर वैसे भी अगर सोचना चाहो कि चलो कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल कितना होगा, मोल की वैल्यू कितनी होगी, तो सॉरी क्वेश्चन मार्क देता हूं, मोल कितना होगा, तो क्या जवाब दोगे इसमें कि भाई इसका अणुभार कितना है? बोलो अणुभार 44, द्रव्यमान मान लेता हूं 44 ग्राम, तो कितना मोल होगा? तो n = क्या हुआ? 44/44 होगा कि नहीं होगा? यानी द्रव्यमान बटा ये द्रव्यमान है और ये अणुभार है। n = क्या होता है? द्रव्यमान बटा अणुभार। तो कितना हुआ? 1 ही तो आया क्या? तो हम किस तरह से भी कान पकड़े, मतलब इसके कॉन्सेप्ट को अपने दिमाग में सोचना है। सर इतने सारे बात क्यों कर रहे हो? ये तो हम जानते हैं। यही बात तो नहीं करते टीचर आपके स्कूल के, इतना ही तो नहीं बात करते, आपके इतना ही तो मनोरंजन नहीं करते। बोलो समझ रहे हो ना? इसी मनोरंजन को अगर कर दिया जाए तो भले वो चीज कोई मतलब नहीं रहेगा, उसको आप बोल नहीं पाओगे, समझ नहीं पाओगे, लेकिन आपका दिमाग ग्रो होगा। भाई इतने दिनों तक हमको ऐसा क्यों नहीं कहा जाता कि 5वीं क्लास में भी पढ़ा देते तो याद हो जाता? नहीं क्या याद होता? 3 फॉर्मूला नहीं आता 5वीं क्लास में? नहीं होता। इससे बड़ी बड़ी चीजों को याद किए हो ना। तो सवाल यही होता है, इतने सालों तक फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है? इतना पैसा गवर्नमेंट के पास क्यों है, पेरेंट्स के पास क्यों है? इसलिए कि इन सारी चीजों से ही आपका ग्रो है, आपका तरक्की है, आपकी समझ है, आपका ग्रोथ जो है ना इसी से रिलेटेड करता है। समझ रहे हो ना? तो ये बात समझ में आ गई मैंने क्या बताया? चलिए साहब, अब बात कर लिए हमने कि 1 मोल का मतलब होता है कि उसके अणुभार के बराबर द्रव्यमान को 1 मोल कहते हैं। यस, मतलब मैं ये बोलूंगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल कितना होगा? भाई हमने कैलकुलेट कर लिया तो वैसे भी कैलकुलेट कर लेंगे, ये अलग बात है।
मैंने पूछा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल कितना होगा, तो आप क्या कहेंगे सर NaOH का 1 मोल का द्रव्यमान बताओ। ये बड़ा आसान होता है, देखो आप कर लेंगे तो ठीक है। मैंने ये पूछा कि 1 मोल कितना होगा, तो आप एकदम लग गए उसके कैलकुलेशन की तरफ कि N = 1 है, मोल = 1 है, मोल = 1 है। द्रव्यमान मुझे पूछा है, अणुभार कितना होगा, अणुभार सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1 यानी कि 40। तो आप बैठे हैं कि क्या बोले कि अब यहाँ पर n की किसका W चलो n क्या होता है, n W/m। तो क्या हुआ, n की वैल्यू कितनी हो गई 1 है, ठीक है, W/m 40। तो आप निकाल रहे हो W = 40। तो इतना लंबा काम करने की क्या जरूरत है, बोलो। आपको तो सीधा उसके अणुभार के बराबर को बताना है ना, बात समझ में आई। तो यानी 1 मोल किसी भी पदार्थ का उसके अणुभार के बराबर होगा, ये इसका कॉन्सेप्ट है। ओके, तो मोल संकल्पना का ये पहला पार्ट ये हुआ। भले ऐसे करके मैंने बताया, यहां से उल्टा करते हैं लोग, ये पहले लिखते हैं फिर ये लिखते हैं। मैंने ऐसे क्यों दिखाया, क्योंकि इससे आपको दिखाई दे रही है, परिभाषित करने में आसान होगा। दूसरी बात करूं मैं आपसे, चलिए क्लियर है ना बात। मैं आपसे पूछूंगा 1 मोल कितना होगा, तो क्या बताएंगे, कितना द्रव्यमान है वो बताएंगे, ठीक है। 1 मोल कितना होता है, उसके अणुभार के बराबर कितना होता है, बस 1 मोल कितना होता है उसके अणुभार के बराबर, बस इतना दिमाग में रखना। पहले कॉन्सेप्ट यही कहता है, कितना किसके बराबर, अणुभार के बराबर, ठीक है। दूसरी 1 मोल का क्या अर्थ होगा जरा समझेंगे। N = N0/Na, तो N = 1 है। अब 1 मोल क्या होगा वो पता लगा लिए, अब बड़ा आसान हो जाएगा बात करना। 1 मोल कितना होता है उसका अणुभार के बराबर होता है। और क्या बता रहा है, 1 मोल कितना होता है, 1 मोल होता है, देखिए इस अर्थात क्या मिल गया, अर्थात हमें मिल गया है, बोलो क्या मिल गया, अर्थात ये मिल गया कि n की वैल्यू 1, तो हमें मिल गया है कि n0 वैल्यू जो है Na के बराबर है। अर्थात क्या हुआ, n0 बराबर 6.022 × 10⁻23 जो कि एवोगैड्रो नंबर है। क्या समझ में आया, 1 मोल उसके अणुभार के बराबर है। यहां पर क्या समझ में आया, 1 मोल एवोगैड्रो संख्या के बराबर है। ये तो पहले दिन पढ़ लिए थे, पहले झटके में पढ़ लिए थे, मोल क्या है, इतनी संख्या को कहते हैं, पढ़ लिए थे कि नहीं। तो क्या पता चला, 1 मोल कितना होता है उसके अणुगैड्रो के एवोगैड्रो नंबर के बराबर होता है किसी भी पदार्थ में ये नंबर। मतलब मैं कहता हूं कि 1 मोल मेरे पास ये रिमोट है, तो कितना रिमोट है मेरे पास, इतने रिमोट है, ठीक है। मोल कॉन्सेप्ट को इजी करके बता रहा हूं बेटा, आपके लंबे लंबे थ्योरी में बात होगी, अब मैं एकदम सिंपल से बात कर रहा हूं मैं आपको। शायद इस चीज को बोलते जरूर है कि मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, लेकिन कभी नहीं पढ़ाते, आप देख लीजिएगा क्लास में भी, ठीक है। क्लियर हो गया, 1 मोल किसको कहते हैं। मैंने कहा पहले लाइन में क्या बताया, मोल कॉन्सेप्ट पे 3 बातें आएंगी। पहला मोल, 1 मोल अणुभार के बराबर संख्या 1 मोल कहलाता है। दूसरा क्या कहलाया, हाँ एवोगैड्रो संख्या के बराबर। क्लियर हो रही नहीं बातें भाई, 3 दिन तक हमने घिसा है यार, जूता पॉलिश किया है, तब यहां तक पहुंचे हैं, समझ रहे हो ना। 3 दिन की पूरी मेहनत है, चौथे दिन 4 दिन चल रहा है मोल, ठीक, क्लियर समझ। तो क्या बोल दूंगा मैं, अर्थात एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या। अब कण का मतलब समझ में आया, कण क्या होता है, अणु हो सकते हैं, अणु के बारे में बात करेंगे तो अणु होगा, परमाणु के बारे में बात करेंगे तो परमाणु होगा, आयन के बारे में बात करेंगे तो आयन होगा, रिमोट के बारे में बात करूंगा तो रिमोट होगा, पेन के बारे में बात करूंगा तो पेन होगा, सीधी सी मतलब है। तो कण शब्द का मतलब होता है अणु, परमाणु या आयन। एक मोल पदार्थ में कणों की संख्या 6.022 इंटू 10⁻23 होती है, ठीक है। रट्टा बस नहीं लगा रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, लोग सिर्फ रट्टा लगाएंगे, आप लोग रट्टा लगाने के बाद भी दिमाग को ओपन रखिए, समझ रहे हो। ये क्लियर हो गया। एक मोल, हमारा मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, 3 बातें। पहला काम तो क्लियर हो गया, क्या, उसके अणुभार के बराबर 1 मोल। दूसरा क्या बताया, एवोगैड्रो संख्या, एकदम ध्यान रखो, है ना, हो गया ना। अब तीसरी बात कह रहा हूं मैं, सीधा प्रूफ करके कह रहा हूं ना। लोग ऐसे करके ये लिखे नहीं लिखे उससे फर्क नहीं पड़ता है, लोग इतना लिख के बहुत बात करते हैं, मैं प्रूफ करके कर रहा हूं। तो प्रूफ करोगे तो क्या होगा, हमेशा दिमाग क्लियर रहेगा,
ठीक है, फिर मैं तीसरी बात करता हूं। अब क्या बोलने वाला हूं बेटा, n इज इक्वल टू वी बाई 22.4। तो n इज इक्वल टू कितना मानिए, एक। मैंने कहा था ना, एक कर दोगे तो क्लियर पता चल जाता है वो है क्या चीज, किसी के बारे में बात करें तो क्या मिला इस, अर्थात क्या मिला, अर्थात ये मिला कि v इज इक्वल टू 22.4 लीटर। क्या अर्थ निकला, v क्या चीज है, v है गैस का आयतन है एनटीपी पर। ठीक है, हमेशा याद रखना, एनटीपी 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर में 0 डिग्री सेल्सियस और दाब में 1 वायुमंडलीय दाब। ठीक है, तो यहां पर बताऊंगा, मैं लास्ट में लिखूंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। तो क्या मतलब हुआ, एनटीपी पर, हाँ, तो यहां पर क्या होगा, जैसे हमने यहां पे बात किया था 1 मोल पदार्थ क्या होता है, तो 1 मोल गैस, 1 मोल गैस का एनटीपी पर आयतन 22.4 लीटर होता है। मोल कॉन्सेप्ट क्या बताया, मोल कॉन्सेप्ट बताया आपको, एनटीपी कोई भी गैस होगा उसका आयतन 22.4 लीटर होगा एनटीपी पर 1 मोल में। ठीक है, अब यहां पर आयतन का संबंध हो गया। अब तो कोई भी मैंने आपको गैस बताया भैया ये 22.4 लीटर है ना, टेम्परेचर बता दिया 0 डिग्री सेल्सियस और दाब बता दिया 1 वायुमंडलीय दाब, 1 वायुमंडलीय दाब और 4 डिग्री सेल्सियस, 1 वायुमंडलीय दाब और 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर इस गैस का आयतन 22.4 लीटर है। तो कितना है उसमें भरा हुआ गैस, कितना है, 1 मोल है। 1 मोल का मतलब क्या हुआ, उसका अणुभार, वो जो है भरा हुआ वहां पे कितना है, उसके अणुभार के बराबर भरा हुआ है। यही मतलब हुआ, 1 मोल एक हुआ ना, इसका मतलब है उसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, जितना एवोगाड्रो संख्या है। बात क्लियर। तो कोई भी गैस होगा, अगर उस गैस में इतनी अणुएं हैं तो उतना आयतन घेरेगा, उसका अणुभार के बराबर द्रव्यमान होगा। क्लियर हो गई बातें, यानी एक दूसरे के साथ रिलेट करो भाई आप लोग। ये मत सोचो कि यार मेरे को याद है, तोता रिटर्न करोगे ना फिर काम नहीं आएगा। अपने हिसाब से सोचो, कुछ भी उल्टा सीधा सोचो। अब अक्सर ऐसा होता है दिमाग में कि सोचते ज्यादा है ना, तो प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, यार कुछ गड़बड़ ना हो जाए, मेरा दिमाग कुछ और ना सोचने लग जाए। क्या सोचेगा, जब इतने सारी चीजों को उल्टा सीधा सोच सोच के बिगाड़ डालते हो, तो ये बिगड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता है, बिगड़ने दो ना, क्योंकि जितना बिगाड़ोगे उतना बनेगा। बस हमारी बातें, मोबाइल को जितना कोचकते रहते हो, इधर उधर बिगड़ जाए करके सोचते हो क्या, कभी नहीं सोचते बिगड़ जाएगा तो मेरा क्या जाएगा, मेरे बाप का जाएगा, मेरे बाप का क्या जाएगा, वो भी जाके दुकान को दे देगा, बना लेगा, पैसा ले लेगा, और क्या, रोज तो वही कहानी। हाँ, तो कभी बिगड़ा वो, क्यों नहीं बिगड़ता वो, क्योंकि आपने मस्ती किया उसके साथ, वही काम इसके साथ मस्ती करोगे तो नहीं बिगड़ेगा, और नहीं किए तो बिगड़ेगा। क्या समझ में आई, कोई भी चीज है जितना ज्यादा सोचोगे ना नहीं बिगड़ता है, जितना ज्यादा करोगे नहीं बिगड़ता, जितना नहीं करोगे उतना बिगड़ता है। मोबाइल लिए, वाह एकदम मस्त, उसको कवर में चढ़ाए, उसके बाद टॉवल में लपेटे और घर में एकदम सजा के रख दिया ऐसे, और जैसे उसका ऐसे सिस्टम होता है, ऐसे ऐसे हटाए पेपर, ऐसे पकड़ के, है ना, पक्का गिरेगा। हाँ सही है, क्यों, जितना देखो मैं बताता हूं, मेरे साथ भी होता है, जब जिसको जितना ज्यादा केयरफुली पकड़ते हैं ना वो पक्का गिरता है ना। हाँ, तो इसलिए याद रखो कि वो ज्यादा सजाने जो, पता चला कि बड़े टॉवल में लपेट के रखे हो और अचानक टॉवल की जरूरत पड़ी होता है ना, तो इसलिए बोलते हैं कि इतना सजा के और संभाल के नहीं रखना है तो कैसे रखो, उसके साथ जो करना है करो। तो मोल के साथ जितना करना है, जो करना है करना, और जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में होगा, बुक लाने के लिए बोला था बेटा मैंने आज, लाए हैं, ठीक है मैं बताऊंगा आपको। तो ये चलो एनटीपी का मतलब बता देता हूं। एनटीपी का मतलब है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। सामान्य ताप एवं दाब। सामान्य तो सामान्य हुआ, टी मतलब टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, अगर केल्विन में कहूं तो प्लस 273 कर दो तो ये मिल गया 273 केल्विन।
डिग्री सेल्सियस में क्या होगा तो 0 है, ठीक है। डिग्री सेल्सियस पर 273 जोड़ेंगे तो केल्विन बनता है, तो यहाँ पे 0 पे जोड़ेंगे तो उतना ही रहेगा, है ना। दूसरा है प्रेशर 1 atm, ये इसको कहते हैं 1 atm एनटीपी, ठीक है। क्या बोले, एटीएम मतलब वायुमंडलीय प्रेशर, एटमॉस्फेरिक। ये हम पर एक प्रेशर पड़ रहा है, आपको पता होना चाहिए, हम पर एक दाब लग रहा है हमारी बॉडी पे, हमको लगता नहीं है तो सिंपल है, लेकिन इसी दाब पे हमारी आदतें हैं, हमारी शरीर बना हुआ, हमारी सब कुछ है ना। और इससे कम दाब हुआ ना तो आपका, जैसे अपन पहाड़ों पे चले जाते हैं तो आपका श्वास जो होता है फूलने लगेगा, निकलने लगेगा, है ना। ऐसा नहीं होगा, ऐसा खींचा, ऐसे दबाव नहीं पड़ेगा, इधर बाहर निकल जाएगा श्वास, यानी आपका फेफड़ा जितना बड़ा छोटा हो जाएगा यहाँ पर, यानी ये इस तरह से उल्टा हवा। जैसे वहाँ पर दाब कम लगा तो आप क्या करोगे, श्वास लेने में तो तकलीफ होगी, ठीक है, श्वास कम आएगा, ठीक है। और फिर जैसे अगर समुद्र के नीचे चलेगा तो दाब बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो प्रेशर ज़्यादा होने पर क्या होगा, आपको ज़्यादा जोर से ज़्यादा धक्का लगेगा, मतलब यहाँ पे एक्चुअली अब फेफड़े पे, हमारे शरीर है फेफड़ा, तो यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा तो फेफड़ा कमजोर हो जाएगा समुद्र के नीचे, ऊपर जाएंगे तो बड़ा हो जाएगा, लेकिन हवा नहीं खींच पाएंगे। यहाँ पे ज़्यादा जल्दी हवा खींचेंगे, तेजी से दबाव पड़ेगा, ज़्यादा दबाव में यूज़ करेंगे, तो यही थोड़ा सा मुश्किल होता है हर जगह पे, ठीक है। तो ऊपर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए बोलते हैं ज़्यादा श्वास नहीं ले पा रहे तो ऑक्सीजन की कमी हो गई, ठीक है। नीचे जाएंगे तो इतना होता है कि वो नाइट्रोजन गैस भी घुलने लग जाएगा हमारे ब्लड में, जो ऑक्सीजन को घुलना चाहिए ना, नाइट्रोजन भी घुलने लग जाएगा अगर नाइट्रोजन चले गए हैं तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम। नीचे जाएंगे तो प्रेशर ज़्यादा है, तो हाई प्रेशर पे कोई भी गैस ज़्यादा घुलती है, लो प्रेशर पे गैसें कम घुलती हैं। तो जब पहाड़ों पे जाते हैं तो वो जो प्रेशर कम है ना, तो जब सांस लेते हैं तो ब्लड पे उसका घुलना कम हो जाएगा, जहाँ घुलना कम हुआ ऑक्सीजन कम हो गई, ज़बरदस्ती चक्कर लगेगा, मुझे कुछ कुछ लगता है ना। शाहरुख खान ने कहा था मुझे कुछ कुछ होता है ना। हम लोग कहते कुछ कुछ लगता है, मतलब तो एक ही है। चलिए देख लीजिए, नोट करोगे कि हम बाद में नोट कर लेना बेटा, बात समझ में आना जरूरी है, क्योंकि अगर यहीं पे नोट करोगे ना हर बार तो होगा ये कि आपकी क्लासेस बहुत स्लो हो जाएगा, और जो चीज़ सीखने का मौका मिलेगा ना वो आपके स्कूल टाइप का हो जाएगा। और कभी भी मत सोचो स्कूल टाइप का हो गया। तो ये 3 बातें क्लियर है, एक ही पेज में मत उतारिएगा, है ना, 1 2 3 ऐसे करके। तो मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हमारी बात हो गई। अब देखते हैं, अब दूसरी बात होगी, मोल की परिभाषा करते हैं। चलिए, मोल की परिभाषाओं को कई तरह से कहा जाता है, मैं थोड़े से 2-3 तरह से क्या बोलूं, मैं अपना एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा, बहुत सिंपल सा तरीका जिसे आप बोल सकेंगे, ठीक है। मोल डेफिनेशन क्या है उसको समझेंगे। मोल को परिभाषित करते समय हम किस बेस पर हम कहें परिभाषा, तो उन्होंने वैज्ञानिकों ने कहा है कि इसको हम कहते हैं एसआई परिभाषा बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि मोल को हम निर्धारित कैसे करें, इतनी ही मात्रा को कहेंगे, तो यह बोल दिया गया कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितनी भी परमाणुएं होंगी उसे एक मोल कहा जाएगा। कार्बन 12 के 12 ग्राम। अब कार्बन 12 का मतलब क्या होता है, ये मैं ऐसे लिख सकता हूं, कार्बन 12 मतलब ऐसा कार्बन जिसका परमाणु भार 12 हो। अब बोलेंगे सर अभी तक तो वही पढ़ा है, 12 तो होता है, 10 तो थोड़ी हो जाएगा, होते हैं। कार्बन 12 भी होता है, कार्बन 13 भी होता है, कार्बन 14 भी होता है। इसको कहा जाता है समस्थानिक, आपने सुना होगा, आइसोटोप्स, ठीक है ना। तो फिर इसके बारे में बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, आइसोटोप्स के बारे में बात करें। तो हम उनमें से कौन सा लिए, कार्बन 12 लिए। अगर कार्बन 14 लेंगे तो फिर उसके बारे में बात करना पड़ेगा। तो कार्बन 12 के 12 ग्राम में उनके परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। ये तो अभी भी जो हम बात किए थे, कैसे अणुभार के बराबर द्रव्यमान 1 मोल होता है, नहीं किए थे क्या अभी? तो यह परमाणु भार के द्रव्यमान के बराबर किए थे ना मोल कॉन्सेप्ट में।
सर वही जो ही पढ़ा रहे हो यार, लेकिन अलग डायरेक्टर बोलते बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। मेरी कोई गलती नहीं है, उसके हर पार्ट को मैंने बोला ना, जब भी कोई चीज़ पढ़ते हो ना, अधूरा पढ़ के छोड़ते हैं ना, तो वो अधूरा हमेशा ज़िंदगी भर वो कोड की तरह रहता है। अब उसको चीज़ को बड़ा अपने हिसाब से सोचना शुरू करना। मैंने बोला ना, जितनी ज़्यादा संभालोगे छोटी छोटी पॉइंट्स को पकड़ करके, उतना ही ज़्यादा बिगड़ता है, ख़त्म होता है। यहाँ पर आपने उसे पूरी हालत ख़राब कर दी हो मोल का आप लोग। ठीक है, ठीक है, 3 बातें तो उसके साथ कहना है, क्लियर हो चुका है ना? 3 बात, 3 फॉर्मूले के लिए। अब उसी के साथ उन्होंने परिभाषा बनाया, देखिए आप, लेकिन उन्होंने कार्बन को लेकर के बनाया। ठीक है, शुद्ध कार्बन। तो क्या लिखा है? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होती हैं। ठीक है, कार्बन 12 के परमाणु, क्या बोले? कार्बन 12 के 12 ग्राम में उनके परमाणुओं की संख्या को 1 मोल कहते हैं। मैंने तो ऐसे लिखा, आपकी बुक ने कैसा लिखा वो भी मैं निकाल के दिखा देता हूं। ये इन्होंने ऐसा लिखा होगा, ये किसी पदार्थ का 1 मोल वह मात्रा है जिसमें उतनी ही कण होते हैं जितने ही कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में परमाणुओं की संख्या होती है। कोई कठिन नहीं है। कहा है कि इन्होंने यहां से यहां तक देखें, 1 मोल, तो हमने कहा कि परिभाषा को ज्यादा टफ ना बनाएं। क्या लिखा है? किसी पदार्थ का 1 मोल कितना होगा? उन्होंने कहा, देखो ऊपर में लिखा है, तो आप क्या बोलोगे? किसी पदार्थ के 1 मोल में उतने ही कण होंगे जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में होंगे। वो लिखा है, देखो साफ तौर पे। 1 मोल कितना है? परिभाषा क्या है? परिभाषा ऐसे कहा गया, ये देखिए, किसी पदार्थ के 1 मोल में उतने कणों को 1 मोल कहा जाएगा जितने कि कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं। ठीक है, ये कहा, ये परिभाषा, यही परिभाषा आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, चलेगा? क्लियर हो गया? मैंने क्या बोला? कार्बन 12 के 12 ग्राम में जितनी परमाणु होती है उसको 1 मोल कहते हैं। तो कितना होता है वो? इसलिए एग्जाम के टाइम परिभाषा लिखते समय आपको इतनी नॉलेज रखने पड़ेंगे। ठीक है, तो बोल सकते हो? कितने बोलते हैं? कार्बन 12 को उन्होंने आधार माना है परिभाषा देने के लिए। याद रखना, आधार कार्बन 12 के, भाई हम सोडियम के लिए भी बोल सकते थे। सोडियम 23 के 23 ग्राम में बोल सकते थे ना? देखो आपने 23 भी बोला, सोडियम 23 के 23 शब्द 23 ग्राम के लिए है ना। अगर मैं ऑक्सीजन की बात करता, ऑक्सीजन 16 के 16 ग्राम में जितने परमाणु। क्लियर हो गए कि नहीं हो गए बेटा? आपको बताऊं, ऐसा मैंने पूरी लाइफ में बहुत कम जगह के स्टूडेंट्स को देखा है कि वो थोड़ा सा समझने की कोशिश कर लें। अभी यही बात मैं अगर मैं 12th वालों को 5 दिन तक समझाऊंगा ना, उसके दिमाग में घुसेगा नहीं। बोले क्यों? जब वो खराब हो जाता है ना बेटा, है ना, आम सड़ गया है ना, तो उस आम से उसको कहीं से छटनी वटनी करके भी खाओगे ना तो भी होगा। लेकिन अगर वो ना सड़ा हो तो उनको फ्रेश किया जा सकता है, और है ना, बड़े कुछ और अच्छे से धो धुआ के बढ़िया से टाई वाई लगा करके, कोट वोट लगा के, एकदम मैट के चम्मच लगा के खा सकते हो, है ना। और सड़ गया है तो है ना। चलो हो गया बेटा, क्लियर है? मैं ये नहीं कह रहा हूं उसका सड़ गया है माइंड, मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा गड़बड़ हो जाता है जब हम उस चीज को सही तरह से नहीं लेते हैं तो। ठीक है, चलो हो गया हमारा आज का काम क्लियर। अब आपके लिए ये देखो, मैं अवधारणा सूत्रों तो सब पढ़ा चुका हूं, तो मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है। हो गया, ये पूरा दिख रहा है। अब ये एक शब्द मैंने बताया था उस दिन, आपको याद आ रहा होगा, ग्राम अणु, ग्राम परमाणु, ग्राम आयन शब्द हो तो क्या कहलाता है? वो अणुभार कहलाता है, नहीं मोल कहलाता है, मोल कहलाता है। अच्छा, अब मैं थोड़ी सी चीज और बताना चाहूंगा, बड़े मजेदार। ठीक है, हमने क्या कहा था? 1 मोल में कणों की संख्या एवोगैड्रो संख्या के बराबर रहती है। ठीक है, तो देखिए, तो एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा बेटा? एक परमाणु, अरे यार क्या लिख डाला मैं, एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं, एक्चुअली क्या है, जब चश्मा लग जाता है ना, निकाल दो तो कुछ नहीं दिख रहा है, इसका दांत डबल डबल दिख रहा है तो ठीक है, तो दोनों आंख एक में मिल गया, ऐसा भी हो जाता है ना। एक तो ये है, और जब चश्मा लगा लेते हो तो प्रॉब्लम क्या होती है, वो एक खास दूरी डिस्टेंस के लिए बनता है सब, है ना। समय नजदीक के लिए भी एक खास डिस्टेंस में सही दिखेगा, थोड़ा इधर उधर हुआ तो धुंधला हो गया, और दूरी के लिए भी खास डिस्टेंस में सही दिखता है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है। अब
दूसरी की बीवी को पकड़ लिया है, चल भाई इतना देर से क्या कर रहे हो, घर में आया तो पता चला तू कौन है ना। तो मैं तो यही बता रही थी, आप तो बड़े प्यार से ले आए, आ गई, ये हालत हो जाएगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा ऐसे समझ के चलना पड़ता है। मेरी ही है ना, हाँ ठीक, चल ऐसे, तब ठीक रहता है ना। वो बड़ा खुश हो रहा है, बाद में मैसेज करूंगा ऐसे करके। तो एक देखो बेटा, एक परमाणु का द्रव्यमान, अभी थोड़ी देर पहले हमने जब मोल का कॉन्सेप्ट किए थे तो आपको पता चला क्या चीज, क्या पता चला कि एक मोल कितने होते हैं, अणुभार के बराबर होते हैं। एक मोल कितने होते हैं कि उसके एवोगैड्रो संख्या के बराबर होते हैं। तो एवोगैड्रो संख्या के बराबर जो परमाणु होगा ना, उसका परमाणु भार होगा। ये पता चला था ना, क्या बोला, एक परमाणु का भार नहीं है परमाणु भार, एक मोल का भार है, एक मोल के, है ना। तो चलिए, तो यहां पर हम यही कहते हैं कि एक परमाणु का भार कितना होगा, एक परमाणु का ना, कोई भी तत्व है उसके एक परमाणु का, सोडियम है तो सोडियम के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो होगा परमाणु द्रव्यमान बाय एवोगैड्रो संख्या। ठीक है भाई, एक वो तो था, परमाणु भार कितना होता है, एक मोल का होता है, यानी कि इतने परमाणुओं का भार कितना होता है, इतना होता है, तो एक का कितना होगा, है ना। इतने परमाणुओं का जो द्रव्यमान था वो क्या कहलाता है, उसका परमाणु भार कहलाता है। तो एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, परमाणु द्रव्यमान बटा एवोगैड्रो संख्या, ये याद रखेंगे। दूसरा, एक अणु का द्रव्यमान कितना होगा, एक अणु का ना बेटा, एवोगैड्रो, हमने जब कहा सोडियम का परमाणु भार 23 है, तो इसका मतलब है कि एवोगैड्रो के नंबर, यानी इतनी नंबर हमने अणुओं को, परमाणुओं को रखा, तब वो 23 हुआ। तो वो क्या हुआ, एवोगैड्रो नंबर के बराबर जितने भी कण होते हैं वो क्या होगा, एक नहीं अणुभार होगा। ठीक है, मोल के साथ तो बात हो गई, एक मोल तो होता ही है, लेकिन वो क्या होगा, उसके अणुभार के बराबर होगा। तो यहां पर एक अणु का द्रव्यमान क्या बोलते हैं, का द्रव्यमान क्या होगा बताओ, बोलो, फॉर्मूला वही होगा, एक अणु का द्रव्यमान क्या होगा, अणुभार या आणविक द्रव्यमान, बोलो, है ना, आणविक द्रव्यमान, हाँ, बाय एवोगैड्रो संख्या 6.022 इंटू 1023। ये क्लियर है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। क्या बताया मैंने आपको, समझ में आया ना बेटा। हमने जो कहा है कि सोडियम का परमाणु भार 23 है, इसका मतलब क्या है कि इतने सारे, यानी एवोगैड्रो संख्या के बराबर जो परमाणु हैं सबको बैठा लिए एक साथ तराजू में और तोल दिए, भैया 13 है द्रव्यमान 23 ग्राम, क्योंकि 23 ग्राम इतना ही होगा ना, थोड़ा सा ही होगा, और 23 ग्राम अगर जो थोड़ा सा होगा उसमें उतने कितने परमाणु आएंगे, उसकी इतनी सारी परमाणु आएंगे। तो एक का कितना होगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सोडियम 23 ग्राम होगा उसका एक परमाणु का द्रव्यमान, है ना। किसी बच्चे से पूछा गया, मैं तो किसी टीचर से पूछा गया कि सर, चलो मैं सोडियम को आधार मान लेता हूं, सोडियम का परमाणु द्रव्यमान 23 है, इसका क्या मतलब है, तो बोलता है उसका एक परमाणु का द्रव्यमान 23 है। 23 ग्राम का होगा एक तो सोडियम का परमाणु, 23 ग्राम यहीं पे है। एक तो शक्कर नहीं होता है, होता है, इतना सारा शक्कर लोगे तब जाके 23 ग्राम होगा, है ना। 4-5 चम्मच लोगे तब होगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि छोटा वाला चम्मच जो टीस्पून है उसमें कितना आता है, 5 ग्राम के आसपास आता है शक्कर। तो भाई उसमें तो कितने सारे अणुएं होंगी, बोलो, एक तो शक्कर के क्रिस्टल में कितने सारे अणुएं होंगी, होंगे ना। तो ऐसे में तो 23 ग्राम का होगा, मतलब इतना सारे शक्कर में फिर वो सब मिला करके एक अणु बनाएगा सब, बाकी वो छोटा छोटा क्रिस्टल वो क्या है, उसमें अणुएं नहीं है ना। तो सोच को थोड़ा सा ही करना है बेटा, ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब इसके बेस पर कुछ क्वेश्चन आप लोगों को बना के लाने हैं, मैं होमवर्क दे रहा हूं, आप लिखिए। हाँ, मैं बुक देखूंगा ना, बताऊंगा ना, पहले होमवर्क तो लिखो। लिखो, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान, हाइड्रोजन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न लिखो, हाइड्रोजन के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए।
चलो अब ये लिख ले और एक लिख लो। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। प्रश्न आपके पास 3 ठो हो गए, मैं एक अपने तरफ से समझा देता हूं, ठीक है? अपने तरफ से एक समझा देता हूं, फिर आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा, ठीक है? अब उन्होंने परमाणु का है, अणु का है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है, ठीक है? अणु का है तो अणुभार लिखेंगे, परमाणु का है तो परमाणु भार लिखेंगे। तो मैं एक क्वेश्चन करके आपको समझाता हूं। कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। चलो बेटा मैं देखता हूं, इसको सॉल्व करता हूं। मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे तो पता है ना, सूत्र पे काम करना पड़ेगा, सीधा सीधा, दिमाग नहीं लगाना ज्यादा, सूत्र पे काम करना है, जबकि चूकी चक्कर में नहीं पड़ना है, ज्यादा टाइम बर्बाद होता है, ठीक है? जब क्लियर पता है तो सूत्र क्या है? एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा? तो परमाणु भार है ना, बटा एवोगाड्रो संख्या 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, अब देखो कार्बन के बारे में मुझे क्या पता है? कार्बन 612, तो परमाणु भार तो 12 है, तो कार्बन के एक परमाणु का द्रव्यमान क्या होगा? तो होगा 12, परमाणु भार 12 बटा 6.022। मैं इस पॉइंट को नहीं लिख रहा हूं ना, 6.0, अगर मैं 2 को हटाऊंगा तो भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा वैल्यू पे, है ना? इस 2 को बिठाऊंगा ज्यादा नहीं फर्क पड़ेगा, तो समय 6 लिख दिया इंटू 10⁻23। जब भी कैलकुलेशन में जाओगे तो ज्यादा कचर काढ़ी मत करना, सीधा सा बात कर रहा हूं, ठीक है? क्या करना जिससे इजीली किसी चीज को सॉल्व कर सको। तो कितना होगा बेटा बताओ तो? 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो कितना मिला मुझे यहाँ पे? 2 इंटू 10⁻⁻23। ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो कितना हुआ? इतना ग्राम। क्लियर? ये मेरा सॉल्यूशन है, ठीक? अब बाकी आप लोग बना लीजिएगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो ये है बेटा आसान सा चीज है। तो आज ये भी समझ में आ गया कि एक परमाणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, एक अणु का द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, ठीक? लिख लो, तुम्हारी मर्जी, पॉइंट लिखना चाहो लिख लो। आप कैलकुलेटर पकड़े होगे तो ज्यादा आसान हो जाता है उसमें, नहीं तो फिर वो करते रहो। हाँ तो हाँ, जैसे भी, अब जैसे 12 बटा कितना करोगे? 6.022। अब इसके बाद करोगे जो भी करोगे, या फिर इसके दशमलव को हटा करके करोगे, ठीक है? तो वो तो अपनी मर्जी रहेगी ना, जैसा करना चाहो, ठीक है? लिखने में कोई परेशानी नहीं है। चलो ठीक है, ये हो गया बेटा। तो मैं अब चाहूंगा कि आप अपनी बुक ला के मुझे दिखाएं और उसके क्वेश्चंस मैं आपको बता देता हूं कि क्या क्या करना है। फिलहाल आज की क्लास में इतना ही था। ये परिभाषा भी हो गया, ये मूल संकल्पना के बारे में बात हो गई। चलो इस प्रश्न का पहले जवाब दो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये लिखा है, इसका मतलब समझते हो? ऐसा लिखा है मतलब पावर है ना, ये 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है? हाँ चलिए जवाब बताओ क्या होगा प्रश्न का जवाब। चलो 3-4 क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए, P4 अणु में कितने मोल फास्फोरस के परमाणु होते हैं? चलो कोशिश करो, बोलो। इतने P4 अणु में ये कितना है देख लो आप, कितना होगा जवाब, क्या होगा? जल्दी करो, ये भी गया यार। मस्त लग रहा है, कोल्ड ड्रिंक बन गया, कोका कोला। उस दिन का इतना अच्छा नहीं लग रहा था। देख ना, देख कोका कोला जैसा लिख रहा है ना, देखो ये देखो, दिख रहा है ना? क्या पूछा है उसने? पहली बात तो ये बता दिया है इतना अणु है, इसका मतलब 1 मोल अणु है ना? ये तो पता चल गया ना बेटा। ये कितने मोल होते हैं? इतना मतलब 1 मोल हो गया ना। कैलकुलेट करना चाहो तो कर सकते हो भाई, आपकी मर्जी। और फिर मोल के कितने परमाणु होंगे इसमें? तो भाई 1 मोल अणु है, और इसमें परमाणु कितने हैं? 4
है कि नहीं? पी परमाणु कितना है? 4, साफ दिख रहा है, बोलो। तो भाई एक अणु में 4 परमाणु, तो 1 मोल में 4 अणु, 4 मोल परमाणु, ठीक। तो क्या हुआ, कौन सा आएगा? डी, ठीक। 5 कहां से आ जाएगा? हाँ, अब बताइए 1 ग्राम अणु को क्या कहते हैं? हाँ, तो 4 ऑप्शन है, बताओ। एक है लिखा है, ए है 1 मोल अणु, बी लिखा है 2 मोल परमाणु, सी लिखा है 3 मोल परमाणु और डी लिखा है 4 मोल आयन। बोलो ना। 1 मोल अणु, जिसमें साफ पता है कि अणु है तो अणु के लिए बात होगी, ठीक। तो ये ए ऑप्शन राइट होगा। फिर बताओ इसमें क्या होगा? सामान्य ताप एवं दाब पर 1 मोल ऑक्सीजन गैस का आयतन कितना होगा? हाँ जी, कोई भी हो, 1 मोल कोई भी चीजें हो, कोई भी गैस होगा, एनटीपी पर, ये एनटीपी बोल रहा है, पर क्या होगा? उसका आयतन 22.4 लीटर होगा। ये बड़े आसान क्वेश्चन है, ये आपके होमवर्क है बेटा, ठीक है। इसको बना के लाना है आपको, ये पीडीएफ में मिल जाएगा, तो ये सारी चीज़ों बन जाएगा। हाँ, अब आपके बुक की तरफ चलते हैं। दिखाओ, कोई भी एक जने बुक दो, फिर मैं आपको बताऊंगा कहाँ से क्या क्या करना है। आप लोग जो भी बुक यूज़ करते हो, दिखाओ। सब में पेजेस एक ही के अलग अलग पेज है? और कल क्या पढ़ के आना मैं बता रहा हूं। ये बुक है किसकी, कौन सी कंपनी? प्रबोध की है ये। हाँ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपके पास कौन सी बुक है? एक ही प्रबोध है क्या यहाँ पे? हाँ, निकालो ना तो। ये देखिए, ये प्रबोध की बुक में मोल वगैरह के बारे में है, यहां से ये मोल का कॉन्सेप्ट है। दिखाओ, मुझे दिखाओगे? अब इसके बाद अब जो भी टॉपिक होगा, इतना गहरे में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस टॉपिक पे हम काम आराम से कर सकते हैं। मोल कॉन्सेप्ट ही सबसे बड़ी तकलीफ था। तो अच्छा, अब मुझे नवोद भी दे देना। तो ये बेटा अंदर में जो रहता है ना, बुक कोई भी बुक खोलेंगे तो अंदर में जो रहता है, जैसे वो टॉपिक है कि यहाँ पर लिखा है आणविक द्रव्यमान, ठीक है। और उसके बाद जो भी चीज़ें इसमें दी गई हैं, जैसे आणविक द्रव्यमान अभी पढ़ाया नहीं ना मैंने, आणविक द्रव्यमान निकालना सिखाया है, लेकिन इसके जो डेफिनेशन है उन सारी चीज़ों पे काम नहीं हुआ है अभी, ठीक है। अभी आपका काम हुआ है मोल पे। तो यहाँ पे ध्यान रखना, मोल से संबंधित जो टॉपिक आएगा, कहाँ पे आ रहा है इसमें, ये वाला आ गया, यहाँ पे आ गया। ये देखो लिखा है मोल संकल्पना और मोलर द्रव्यमान। ये पेज है आपका प्रबोध वालों का 37। प्रबोध वाला कोई है? हाँ, तो आप अच्छा, अब ये मुझे दे दो। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। तो ना बहुत, 1 मिनट रुको, इसको मैं बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपकी बुक देख लेता हूँ। फिर इसके बाद क्या करना बेटा, ये पीछे, ये देखो बुक के पीछे क्वेश्चंस रहते हैं ना बहुत सारे। ये देखिए, ये ऑब्जेक्टिव भी आपको बनाने आना चाहिए ना, ये आप बनाओगे अब, ठीक है। ये तो बैठाऊंगा बनाने, तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा मुझे, आपको करना है। इसमें क्वेश्चंस देखिएगा, 1 मिनट। इसके न्यूमेरिकल वाला पोर्शन कहाँ पे है? नोबोध दिखा दो, क्योंकि नोबोध सबके पास है ना, तो बताते मुझे भी आसान लगेगा। दिखाओ, दे लो, ला बेटा लो।
इसके पीछे जिसका भी प्रबोध है उसके पीछे देखना न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे। इसमें तो नहीं समझ में आ रहा है मुझे ज़्यादा अच्छे से कहाँ पे है। और जब ये चैप्टर के सारे टॉपिक हो जाएंगे तो कोई भी क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा। अभी तो बहुत सारे ऐसा लगेगा कि कुछ भी नहीं जानते हो आप। अच्छा, आपके सबका सेम पेज है ना? सार्थक अंक संयोग, परमाणु, अणु, आयन। ये आपका पेज 38 में आएगा, लिखा होगा मोल संकल्पना। हाँ ठीक है, अब आगे पीछे हो सकता है। 37 38 में नीचे देखो लिखा हुआ है मोल संकल्पना। इसको बेटा अब एक एक करके ना बड़े ध्यान से पढ़ते जाना, ठीक है? और इसको पढ़ना इसलिए है कि जो चीजें आपने सीखा है ना उसका क्या मतलब है वो समझ में आएगा। दूसरी बात है यहाँ पर उसकी परिभाषा दी गई है। देखो, कार्बन 12 समस्थानिक के 12 ग्राम में जितने परमाणु होते हैं उसी संख्या में यदि किसी पदार्थ के कणों को लिया जाए तो उस पदार्थ का 1 मोल होता है। बड़ा अच्छा परिभाषा दिया है, लेकिन बात ये कहा जाए कि परिभाषाओं को परिभाषा की तरह बनाना चाहिए, तो वो सबका अपना अपना बोलने का तरीका रहता है ना? तो वो आप देख सकते हैं। देखो बेटा, मेरा कहना है कि कभी भी किसी चीज़ को एकदम कॉपी करोगे ना तो फिर सीखोगे कभी नहीं, इसलिए उसको एक सही रूप में हमको लाना पड़ता है आपके लिए, ठीक है? इसके मैं क्या कराने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, जो इसमें देखो लिखा है हल सहित उदाहरण दिया है क्वेश्चन में। देखो पेज नंबर 40 या 41 में देखो, ठीक है? उसमें निशान लगा लो। ये वाले सारे प्रश्नों को हल करते हुए चलना, ठीक है? कैसे करोगे, मैं कैसे करता हूँ बताता हूँ, आप लोग कैसे करोगे आप जानो। देखो ऐसे क्वेश्चन ऐसे देख लेता हूँ ऐसे, और फिर उसके बाद नीचे ऐसे रख लेता हूँ पेपर, ठीक है? पेपर रख देता हूँ ऐसे, तो क्या होता है क्वेश्चन दिखता है, अपने से हल करता हूँ अपने स्टाइल में, फिर चेक करता हूँ उनका आंसर मेरा आंसर मैच करता है कि नहीं, ठीक है? और जैसे जब आगे करते जाओगे बनते जाएगा। जैसे इसमें लिखा है पहला क्वेश्चन कितना आसान, देखो 1 मोल जल में ज्ञात कीजिए। उन्होंने 5 क्वेश्चन कराए, उसमें 1 मोल जल में ज्ञात कीजिए लिखा है, पहला प्रश्न है। उसमें क्या लिखा है, ज्ञात कीजिए ग्राम, ग्राम मतलब द्रव्यमान ज्ञात करना है, तो 1 मोल का द्रव्यमान कितना होगा, 18 ग्राम आएगा, हमें पता है, डायरेक्ट आंसर मिल जाए। अब सीख गया तो पता चल सकता है। दूसरा लिखा है अणु, कितने अणु होंगे 1 मोल में, 6.0, वही एवोगाड्रो नंबर के बराबर आएगा। फिर लिखा है परमाणु, दुगुना आएगा, डबल हाइड्रोजन है ना, दुगुना आएगा। ऑक्सीजन सिंगल ही रहेगा अणु के बराबर, यानी कि 6.022 × 10⁻23। फटाफट आंसर मिला। देखिए यहां पे जाने की जरूरत नहीं। फिर लिखा है आयतन, एनटीपी पर आयतन कितना होता है, 22.4 लीटर होगा। तो भाई एकदम यही चीज है जो आपने सीखा है हमारी क्लास में, कि आपको एकदम ज्यादा उसके कैलकुलेशन या इस तरह जाने की जरूरत नहीं, बेटा फटाफट आंसर दे सकते हो। तो ये आंसर दे दिया गया, तो इसको पूरा पढ़ के बेटा करो। और याद रखना कि जितनी ज्यादा आपसे क्वेश्चन कम बनेंगे, आप सोचना कि आपकी पढ़ाई में क्या कमी रह गई है, ठीक है? दूसरी बात, जहां पे तुमको तकलीफ हो रहा है वहां पे तुमको उसमें मेहनत करना होगा अच्छे से, तो ये करते रहो। अभी फिलहाल टाइम हो गया आज हमारा क्लास का, तो ये क्वेश्चन है अपने, तो मिल गया ये वाला। और मैं पीछे बता रहा हूं, तो ये कितने जगह है, देखो इसमें कितने क्वेश्चन आएंगे, पूरे के पूरे क्वेश्चन आएंगे इसके, 11-12 क्वेश्चन है। नहीं, ये पूरा यहां तक का। ये देखो अभ्यास प्रश्न भी दिया, देखो आप दिया है, ये सब मोल का क्वेश्चन है, ये सारे मोल के हैं बेटा। और जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं उनको मैं फोटो खींच के दे देता हूं, ये लीजिए, ये सबको मिल जाएगा। फिर आप लोगों को जिनके पास ये वाली बुक नहीं होगी ना, उनको भी मिल जाएगा ये। अब तुम्हारी मर्जी, तुम कितना सीखना चाहते हो इसको। मैंने अपना काम बता दिया है। देखो पूरे मोल के क्वेश्चन भर डाले इन लोगों ने। अब समझ में आया मोल कितना इंपॉर्टेंट है। नवबोध ने पूरा भर डाला है मोल का क्वेश्चन। ये लीजिए, तो ये क्वेश्चन करना है, ठीक, ये लीजिए।
तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। हाँ क्या वही मतलब है आपकी, तो इसमें आ जाएगा क्वेश्चन। अरे कुछ नहीं, एक ही मतलब सारे बुक एक होते हैं। अगर जब क्वेश्चन तो जा रहा है ना, ओके। अभी लेना है 2 बुक। देखो मेरे पास तो मैं जब 11th में 3 टाइप का बुक था।